चलो, लास्ट क्या पढ़ा रहे थे? शून्य भूपरिष्करण है ना। लिखो इसमें जीरो डिले में नोट डाल के। शून्य भूपरिष्करण से कौन से खरपतवार कल बताया था? कौन से खरपतवार? बहुवर्षीय। खरपतवारों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। संख्या में वृद्धि होती है, लिखते हो। है ना। अगर लगातार लंबे समय तक हम बहुवर्षीय, मतलब सॉरी, शून्य भूपरिष्करण के बहुवर्षीय खरपतवारों की संख्या में वृद्धि होती है, तो इनके नियंत्रण हेतु डाइक्वाट, वेराक्वाट व ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट जैसे अचयनात्मक खरपतवार नाशियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट कैसे हैं? अचयनात्मक। अभी अपन वीड पढ़ेंगे, इसके बाद तो वहां पढ़ेंगे। जिस अचयनात्मक में डाइक्वाट, पैराक्वाट आपके संपर्क वाले हैं और ग्लाइफोसेट आपका स्थानांतरित है। कल समझाया था आपको, जो हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है खाली वही मर रहा है, तो संपर्क। या किसी भी पौधे के किसी भी हिस्से पे छिड़क दो, पूरा पौधा मर जाए, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित। तो ग्लाइफोसेट ऐसा है कि किसी भी पौधे पौधे के किसी भाग पे छिड़क दो। जैसे मान लीजिए इस पत्ती पे छिड़क दिया ना, ये पूरे पौधे में क्या हो जाएगा? जड़ तक ट्रांसफर। लेकिन संपर्क वाले में क्या है कि अगर यहां छिड़काना तो सिर्फ ये ऐसा ही मरेगा। राधे 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 राधे। करें चेंज? थोड़ा जल्दी लिखना है ना। तो ये अब अपने दो कंप्लीट हुआ। तीसरा अपना बच रहा था, उसके अंदर कौन सा भूपरिष्करण? संरक्षित भू परिष्करण। देखिए, संरक्षित भू परिष्करण जिसको अपन नाम दे रहे हैं, आपका जो कहीं ना कहीं जीरो मिनिमम है, वो भी संरक्षित भू परिष्करण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन संरक्षित भू परिष्करण को हमने अलग से क्लासिफाई कर दिया है फसल अवशेष के आधार पर। किस आधार पर? फसल अवशेष के आधार पर। देखिए बेसिकली क्या है, आपके जो टीलेज होता है वो कहीं ना कहीं तीन टाइप का हमको देखने को मिलता है। एक होता है इंटेंसिव, जिसको कहते हैं अत्यधिक भूपरिष्करण। एक होता है रिड्यूस, जिसको कहते हैं कम किया हुआ भूपरिष्करण। एक होता है कंजर्वेशन, जिसको कहते हैं संरक्षित भूपरिष्करण। इंटेंसिव टीलेज, रिड्यूस टीलेज, कंजर्वेशन टीलेज। यहाँ जो है भूमि के जो फसल अवशेष ढके रहते हैं वो 5 से 10% तक रहते हैं, या 10 से 15% तक रहते हैं, या कम से कम 30% से ज्यादा ढके रहते हैं। तो यानी कि संरक्षित भूपरिष्करण के अंदर हम जो खेत के अंदर जुताई करेंगे, तो मृदा की सतह जो है वो किससे ढकी रहेगी उस समय? फसल अवशेष से। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, ये भूमि की सतह जो है वो किससे ढकी हुई है? फसल अवशेष से। जैसे कि ये बताएं, भूमि पूरी किससे ढकी हुई है? फसल अवशेष। ये कंजर्वेशन है, ये कन्वेंशनल है।
किसी भी प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं है। ठीक है, और ये नो टिल, यानी कि यहां पर सीधा सीधा वही आपके डायरेक्ट क्या कर दिए, वही। ठीक है, ये कंजर्वेशन टीलेज के अंदर आता है। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, फसल जो है, भूमि जो है वो किससे ढकी हुई है। ठीक है, फसल अवशेष से ढकी हुई है। सीधा क्या कर दिया है, बुआई कर। तो लगभग कितनी परसेंटेज के बेस के आधार पर संरक्षित भू परिष्करण को, 30% से ज्यादा। कितने परसेंट से ज्यादा, 30% से ज्यादा। लिखो, भूमि की सतह पर 30% से अधिक। हाँ, वैसे पांचवा हो जाएगा, मॉडर्न का तीसरा है। भूमि की सतह पर 30% से अधिक फसल अवशेषों में बुआई करना संरक्षित भू परिष्करण कहलाता है। अब यहां पर कौन से यंत्र काम आएंगे, वही सेम टर्बो एपिसीडर, है ना, जो कहां दिख रहे थे अपन को, शून्य में। जल्दी खींच दो। टर्बो, टर्बो क्या होता है, कंपनी है टर्बो। टर्बो ऑयल, टर्बो टर्बो कंपनी है। ठीक है, ये बात रही संरक्षित भू परिष्करण की। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजर्वेशन टीलेज, है ना। ये लिख लिया आप सबने। जैसे डबल डिस्क सीड ड्रिल भी होती है, वो भी काम आती है, वो भी इसमें यंत्र के रूप में अपन काम ले सकते हैं। ठीक है, चेंज कर दूं। अब यहां चलते हैं अपन, एक नोट डालो, और वहां हम फसल अवशेष के आधार पर कुछ टीलेज जो है उनकी बात करते हैं, जिसमें आता है इंटेंसिव, यानी कि अत्यधिक भू परिष्करण, है ना, फसल अवशेष के आधार पर, फसल अवशेष से ढकने के आधार पर। फिर दूसरा आता है आपका रिड्यूस, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कम किया हुआ भू परिष्करण। तीसरा अपना कौन सा आता है, जो भी अभी आपको बताया था, कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षित भू परिष्करण। अब देखिए बच्चों, इंटेंसिव के अंदर जो फसल अवशेष होंगे वो कितने परसेंट तक होंगे, 15% से कम। इसलिए मैंने बोला था वही 5 से 10% तक रह सकते हैं। यहां रिड्यूस में कितने होंगे, 15 से 30%, और यहां 30% से क्या होंगे, अधिक। सही है। ऐसा मॉडर्न टीलेज का तो बेटा पर्टिकुलर कोई ऐसा जनक ही नहीं है, राकेश पूरा धौलपुर। ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो
इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, इम्प्लीमेंट के बारे में। हाँ, डिस्क कल आपको बताया था डिस्क फ्लो, उसमें टिल्ट एंगल क्या होता है, डिस्क एंगल क्या होता है? अभी दो चार पॉइंट उनको देखेंगे। डिस्क एंगल आपका 42 से 45, और टिल्ट एंगल यानी कि जिसने मिट्टी में वो जा रहा है, और खुद डिस्क यानी कि उस थाली का एंगल क्या है, ये लिख लो। फिर थोड़ा सा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना, ताकि आप लोगों को याद है कि नहीं। भूपरिष्करण में क्या बोला था अपन ने? यंत्रों की सहायता से मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाता है? भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के जनक कौन है? किताब कौन सी लिखी? ठीक है, भूपरिष्करण यानी कि टीलेज। टीलेज कौन सी भाषा का शब्द है? किसका है? लक्स सोलर रेडिएशन की है बेटा, लक्स यूनिट होती है। हाँ, एंग्लो सैक्सन, सनशाइन वाली बात हो रही है। अब एग्लो सेक्सोन जो है वो शब्द कौन सा है उसका? टीलियन या टियोलिन। सब मतलब क्या होता है उसका? जुताई करना, टू प्लो। टू प्लो का मतलब हिंदी में होता क्या है? जुताई करना, सिंपल सा पॉइंट है। फिर हमने बात की थी दो प्रकार के टीलेज कौन कौन से? ऑफ सीजन, ऑफ सीजन। ऑन सीजन के अंदर प्रीपेरेटरी और आफ्टर टीलेज। ऑफ तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। प्रीपेरेटरी, प्रीपेरेटरी के अंदर दो कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक। फिर मॉडर्न के अंदर अपन कौन कौन से पढ़ रहे हैं अभी? मिनिमम, जीरो और कंजर्वेशन। प्राथमिक में क्या बोला था? कठोर सतह को तोड़ना और गहरी जुताई करना। अब उससे ढेले वगैरह बनेंगे, भूमि को समतल करना है, उन ढेलों को तोड़ना है, मिट्टी को महीन बनाना है, क्यारी बनानी है, बुआई करनी है, ये सब किसमें? द्वितीय भूपरिष्करण के अंदर। जितने भी प्लो हैं, जितने भी हल हैं, सब किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक के अंदर। द्वितीय के बताओ? प्लैंकर, क्रशर, हैरो, रोलर, ये सभी किसमें आते हैं? द्वितीय के अंदर आते हैं, है ना। आफ्टर टीलेज के अंदर क्या होता है? निराई, गुड़ाई, अर्थिंग अप, वो सभी, ठीक है। फिर द्वितीय भूपरिष्करण के पश्चात हमने पढ़ा आपके न्यूनतम भूपरिष्करण 1974। ठीक है, क्यों? क्यों? कारण क्या था? यूएसए में तेल के दाम बढ़ने की वजह से। ठीक है, क्या करते हैं मिनिमम में? सिर्फ और सिर्फ बीज की अपन बुआई के साथ साथ सीड बेड बनाते हैं और बीज की क्या कर देते हैं? बुआई। यानी कि प्राथमिक भूपरिष्करण को हम यहाँ नहीं करेंगे। सेकेंडरी के नाम पर हम हैरो चला दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं मिट्टी को बिल्कुल लेवल करके और आप वो उसकी बुआई कर सकते हैं। अब शून्य में ना तो अपन प्राथमिक करेंगे ना ही द्वितीयक। द्वितीयक करेंगे तो सिर्फ पंक्ति में बीज की बुआई के लिए। क्या वहां क्यारी तैयार की जाएगी? नहीं तैयार की जाएगी। क्यारी कहाँ कर तैयार कर रहे थे? न्यूनतम के अंदर। लेकिन शून्य में क्यारी भी तैयार नहीं की जा रही थी। ठीक है, शून्य भूपरिष्करण में किसकी समस्या आती है? बहुवर्षीय खरपतवारों की। फिर हमने पढ़ा संरक्षित भूपरिष्करण, यानी कि भूमि की सतह कितने परसेंट से ज्यादा ढकी हुई हो? कितने? 30% से ज्यादा। फिर हमने पढ़ा था फसल अवशेष के आधार पर अगर कोई वर्गीकरण पूछ ले तो कौन कौन सा है? इंटेंसिव, रिड्यूस्ड और कंजर्वेशन। कितना कितना परसेंट? 15 से 30 और 30 से ज्यादा। अब अपन बात करते हैं गहराई के आधार पर। ये आपको याद होना चाहिए, पढ़ा करो थोड़ा बहुत पहले से, है ना। गहराई के आधार पर जो भू परिष्करण है उसके प्रकार। किसके आधार पर? गहराई का। किसने दिया? क्रीड़ा। क्रीड़ा के अनुसार। किसके अनुसार? पहले ये बताओ क्रीड़ा क्या है? कहां पर है? हैदराबाद में। कौन सा इंस्टीट्यूट है? फुल फॉर्म बोलो। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कहां पर है? हैदराबाद। इसके आधार पर तीन टाइप का टीलेज होता है। एक शैलो, एक होता है मीडियम, एक होता है डीप। यानी कि कम गहरा, और ये मध्यम, और ये कैसा है? देख, कितनी गहराई बताओ? कितना कितना सेंटीमीटर के आधार पे बोलो? 4 से 5?
लगभग 5 सेंटीमीटर तक जो है, 5 से 10 तक, तो वो किसके अंदर है? और 15 से 20 जो है वो किसके अंदर है? और 25 से 30 है वो किसके अंदर है? लिखो फटाफट। 5 से 10, 15 से 20 और 25 से 30। ठीक है। 5 से 6 भी लिख सकते हैं अपन इसको। ये शैलो फ्लोइंग, इंग्लिश फ्लोइंग फ्लोइंग लगा देना पीछे, है ना। तो शैलो मतलब मैंने अपने आप लिखा है जानबूझ के, इंग्लिश है शैलो, मीडियम, डीप। यानी कि कम गहरा, मध्यम गहरा, अधिक गहरा। क्या गहराई में किसकी बात हो रही है? फ्लोइंग की, यानी कि जुताई की। ठीक है। कम गहरी जुताई, मध्यम गहरी जुताई और अधिक गहरी जुताई। लिखूं पूरा, लिखूं इसको क्या ऐसे? कम गहरी जुताई, मध्यम गहरी जुताई और अधिक गहरी जुताई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। टीलेज का टाइप है किसके बेसिस पे? गहराई के बेसिस पर। किसने दिया? क्रीडा ने। किसने दिया? क्रीडा ने। इक्रीसाइड कहां पर है? इक्रीसाइड की फुल फॉर्म बोलो जरा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। कहां पर है? हैदराबाद। और कैसा है? इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है। कौन है डायरेक्टर अभी इसके? यार बहुत इंडियन डायरेक्टर है पहले, अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर इंडियन डायरेक्टर हैं, अभी बने हैं। हु इज द करंट डीजी ऑफ आईसीआर? डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर कौन है? हैं? कौन? वो बेटा अपने प्रेसिडेंट है आईसीआर के। आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन होता है? जो कि कृषि मंत्री होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। तो उनको आईसीआर का प्रेसिडेंट बोलते हैं, है ना। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौन है? अब किरोड़ी, केंद्रीय आ रहा है नाम, केंद्रीय आ रहा है नाम। क्या कर रहे हो? अरे कैसे भोंट हो तुम? थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं रखते क्या? और पॉलिटिक्स तो क्या है, तो अपने क्वेश्चन है, आते हैं। भागीरथ चौधरी जी अजमेर वाले, कोई है अजमेर से यहाँ? अजमेर से कोई नहीं है यहाँ? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है बाड़मेर से, कौन है? कोई है? पहले कैलाश चौधरी जी थे ना, फाइल में पड़ गई उनकी, उसके बाद यही तो बने फिर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौन है? भागीरथ चौधरी जी। और अपने राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। ठीक है। तो आईसीआर का डीजी क्वेश्चन था, बताओ। मांगीलाल जी जाट, यानी कि डॉक्टर एमएल जाट। क्या कर रहे हो? आईसीआर के पहले डीजी कौन थे? एमएल जाट जी से पहले 2 महीने पहले से कौन थे? पहले कौन थे? हिमांशु पाठक जी। तो वो आईसीआर के डीजी थे, यानी कि अपने इंडियन ऑटोनॉमस बॉडी के सबसे बड़े पद पे थे। अभी वो इंटरनेशनल लेवल के एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो इक्री सेट के डायरेक्टर हैं अभी। हाँ, पहले इंडियन है, याद होना चाहिए अपन को। इक्री सेट के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। और अभी आईसीआर डीजी कौन है? डॉक्टर एमएल जाट। डीजी यानी कि क्या होता है? महानिदेशक। क्या होता है? महानिदेशक। ठीक है। 72। सितंबर है, जुलाई नहीं है। सितंबर है, वो तो 82 है। वो जुलाई है। 85।
लिख लिया। सॉइल एग्रीगेट, मृदा समुच्चय, जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ बोल बोल। डेले की बात कर रहा है ना, डेला बन रहा है। यानी कि मृदा समुच्चय, एक तो होता है सॉइल का पार्टिकल, उन सबको मिलके क्या बनता है? मृदा समुच्चय बनता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉइल एग्रीगेट। लिख लिया ये सब? लिख लिया ना? ये वर्तमान डीजी आपको याद होने चाहिए, डॉक्टर एम एल जाट जी। चेंज हुए तो इस क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ना। तो नोट डाल के अपन लिखेंगे कि खेती के लिए यानी कि फसल उत्पादन के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं पौधे के वृद्धि व विकास हेतु मृदा समुच्चय 1 से 5 mm के मध्य, यानी कि जो मृदा समुच्चय जो है वो ढेले, वो 1 से 5 mm के मध्य है ना, तो वो किसके लिए उपयोगी है? पौधे के वृद्धि व विकास के लिए। लेकिन अगर बच्चों सिंचित खेती है, कैसी खेती? सिंचित खेती, यानी कि पानी की अपने पास उपलब्धता है, तो वहां 5 mm मृदा समुच्चय भी काम कर जाता है है ना? कि सिंचित खेती के लिए मृदा समुच्चय का साइज 5 mm से क्या होना चाहिए? ज्यादा। सॉइल एग्रीगेट समुच्चय को क्या कहते हैं? सॉइल एग्रीगेट। अगर शुष्क खेती हो, मैं कारण पूछूंगा आपसे क्यों, अगर कौन सी खेती हो? शुष्क खेती, तो वहां बोलते हैं कि मृदा समुच्चय का साइज होना चाहिए 1 से 2 mm। क्यों? जिसमें पानी का संरक्षण क्या रहता है? ज्यादा। नमी अधिक समय तक रुकती है, जब डेले छोटे होते हैं तो बड़े होते हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा रहता है। तो अगर सिंचित खेती है तो वहां मृदा समुच्चय का आकार कितने से ज्यादा हो सकता है? 5 mm से ज्यादा हो सकता है। लेकिन शुष्क खेती में कितना रहेगा? 1 से 2 mm। लेकिन अगर बच्चों फसल के वृद्धि एवं विकास के लिए कॉमन पूछ लिया जाए तो कितना? लिख लो ये। पर्कोलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रक्षेपिका से होकर जल का नीचे की ओर गति करना। तो ये अभी इरिगेशन थोड़ी चल रहा है विजय सैनी है। तो मेरे से पूछ रहा है ऐसा? इनफिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन और सीपेज, आईपीएस। कैसे याद रखोगे उसको? इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। इनफिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन, सीपेज। इनफिल्ट्रेशन यानी कि एंट्री कर गया, पर्कोलेशन नीचे चला गया, और सीपेज यानी कि इधर उधर गति, यानी कि लेटरल मूवमेंट। नहरों में सबसे ज्यादा हानि उसी द्वारा तो होती है, सीपेज के द्वारा। पानी नहरों में चलता है, नीचे जाता है, तो सीपेज के तो उधर से उधर मूव कर जाता है। आप देखते हो नहर के आसपास के जो खेत हैं वो हमेशा नीचे गीले ही रहते हैं, क्योंकि पानी क्या हो जाता है? इधर से उधर बह जाता है उसके अंदर। इसलिए नहर बोलते हैं कि नीचे से पक्की करो, पक्की करो। कितनी पक्की कर सकते हैं? इतनी इतनी बड़ी नहर है, उनको पूरी तरीके से कहां से पक्की कर पाएंगे? ठीक है। अब आपको अगर होगा फोटो वाइज तो मैं आपको देख लेता हूँ नोट्स में, नहीं तो डायरेक्ट लिखा देंगे। अभी जो पढ़ा है उसको डिस्कस कर लो भाई, आला हाथों हाथ। टीलेज, फुल फॉर्म किसकी चाहिए भाई? हाँ, ये जो आपको वैसे कल दिखा दिया था मैंने, अलग 12th के अंदर 3-4 यंत्र के बारे में किताब के बारे में लिखा हुआ है। किताब के अंदर हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सबके बारे में नहीं कर रहे। जो 12th की बुक में मेंशन है खाली उसके बारे में कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है देसी प्लो। देसी प्लो यानी कि देसी हल, कल आपको बताया था, उसको किस नाम से भी जानते हैं? कंट्री हल के नाम से। तो जो इसका कूड़ होता है, तो इसका क्या हो रहा है? कूड़ वो किस आकार का होता है? वी आकार का। किस आकार का होता है?
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कूर्ण किस आकार का होता है? और 8 घंटे में कितने मेंढे, यानी कि 0.3 से 0.4 हेक्टेयर तक काम, यानी कि 8 घंटे एक इंसान काम करे तो कितना मीटर स्क्वायर तक जुताई कर सकता है वो अकेला इंसान इस हल को लेकर? 0.3 हेक्टेयर तक। 0.4 भी आए तो भी आंसर सही है। और ये कैसा है? कल आपको बताया था मल्टीपर्पज है। कैसा है ये? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज क्या होता है? बहुउद्देशीय। क्या होता है? बहुउद्देशीय। ये थोड़े से 2 पॉइंट याद रखोगे इसके बारे में। फिर अपन बात करते हैं किसकी? एमबी प्लो की। एमबी प्लो जो है मृदा को काटने के साथ साथ किसका काम करता है? पलटने। कल बताया था, डिस्कस किया था। और हरी खाद वगैरह किससे पलटी जाती है? एमबी प्लो से। इसका जो कूड़ का आकार होता है कैसा होता है? एल आकार का। किस आकार का होता है? फिर जो डिस्क प्लो जो होता है, इस डिस्क प्लो में बच्चों ये डिस्क जो है उसका एंगल कितना होता है आपका? 42 से 45 रखना है इसको याद। कितना? 42 से 45। और इसमें जो टिल्ट एंगल, यानी कि जो मिट्टी में जब ये जाता है तो वो कितने का एंगल बनाता है? 15 से 25 का। ठीक है। ये चीजल फ्लो के बारे में कल आपको बता ही दिया था, गहरी जुताई के काम आता है। ठीक है। वैसे तो अन्य उपयोगी आपके काम के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि देसी हल एक बहुउद्देशीय है। कृषि यंत्रों का शहर कौन सा है? लुधियाना। सबसे ज्यादा यंत्र वही है ना? कृषि में यंत्रीकरण की शुरुआत कब हुई? प्रथम ट्रैक्टर किसने बनाया? हॉल्ट। प्रथम ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल कब बनी? खेती में बिजली का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? पावर टीलर की उत्पत्ति कहां हुई? यूएसए में। पावर टीलर बेसिकली किस में यूज आता है? धान में, है ना? याद रखना। हाँ, एक ट्रैक्टर जो है कितने जोड़ी बैल के बराबर होता है? 5 से 6 जोड़ी। एक इंसान कितने हॉर्स पावर एनर्जी रिलीज करता है? 0.1। अपन 1 हॉर्स पावर थोड़ी करते हैं, है ना? कृषि में सर्वाधिक खर्च किसमें होता है? बताया था ना आपको, कितना परसेंट तक? 30% तक। ठीक है। और अत्यधिक रेजिडुअल रिटेंशन, हैप्पी टर्बो, जो आपको बताया था ना अभी, जीरो टीलेज वाला, ये वही है। क्या लिखा है? हैप्पी टर्बो मशीन। कल दिखा दिया था ऑलरेडी इसका फोटो। हाँ। एक क्लीन टीलेज भी अपन बात करते हैं। साफ भू परिष्करण, खेत को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। और कौन सी फसल से संबंधित था? एक स्वीप भी सुनोगे आप, स्वीप। स्वीप में भी क्या होता है? पूरा साफ करना। स्वीप शॉट बोलते हैं ना, स्वीप शॉट लगाया यानी कि झाड़ू शॉट लगाया, यानी बिल्कुल साफ कर दिया। तो स्वीप भी वही है ना? आलू मूंगफली से संबंधित है। ठीक है। बीज शहर किसको कहा जाता है? जालना, महाराष्ट्र के अंदर। और लासेला गांव महाराष्ट्र में क्या है? प्याज। ठीक है। शून्य भूप्रष्करण से मृदा विन्यास नहीं बदलता, ये अपन सब जानते हैं। ठीक है। एक मानव में एनर्जी कितनी? एक बैल में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक जोड़ी बैल में, एक जोड़ी, एक बैल में कितना? तो एक बैल में कितना? मतलब एक जोड़ी में कितना? एक। ठीक है। वैसे एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 740 वाट। भारत में कितने ट्रैक्टर, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज होता है जनरली? ये अपने एग्रीकल्चर में यही वाले ट्रैक्टर काम आते हैं, 20 से 50 हॉर्स पावर। आप देखते हो विदेश में बड़े बड़े ट्रैक्टर जो होते हैं वो 80-80 100 हॉर्स पावर के होते हैं वो, है ना? आप ज्यादातर जनरल बाहर जो ट्रैक्टर देखते होंगे, आप हैवी ट्रैक्टर ही देखते होंगे, उनका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। अपने भैंस ही बढ़िया है ना? ये लिखोगे इन सबको? लिख लो ये, है ना? देखो, कल मैंने आपको डिस्कस किया था ना, शून्य भूपरिष्करण से क्या हो सकता है? अंकुरण में कमी, मृदा कठोर होना, खरपतवारों में वृद्धि, जड़ों के विस्तार में कमी, जल अवशोषण में कमी, वायु संचार। जल अवशोषण लिखा है, जल धारण नहीं लिखा है ना? क्या लिखा है? अवशोषण। लिख लो इसको। देसी प्लो। जीएल सर का पूरा नाम क्या है? ये एग्जाम में आएगा क्या?
बहुउपयोगी या बहुउद्देश्य कुछ भी लिख सकते हैं ना। देसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिजीनियस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, देशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? मुझसे कह रहे हैं हिंदी याद नहीं हो रही, कहाँ आप ये इंग्लिश इंग्लिश जबरदस्ती कर रहे हो। 8 घंटे क्या होता है? मैन डे। यानी कि एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए? 8 घंटे, है ना। और आजकल कर कहाँ रहे हैं अपन? किसी प्राइवेट में तो 8 घंटे का काम ही नहीं है। प्राइवेट तो भूल जाओ, 10 से 12 घंटे। अब इसके कितने नाम हो गए? इंडिजीनियस, देसी, कंट्री, बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज। ये बेटा आप ये मत कहना कि हल है तो ये प्राथमिक में ही है। ऑब्वियसली हल के आधार पर ही प्राथमिक में भी है, लेकिन इसका द्वितीयक में भी उपयोग किया जा सकता है। निराई गुड़ाई में कर सकते हैं अपन आसानी से, ना। देखो, अब ये देसी हल अपन ने लिख ही लिया है, तो यहाँ पर ये लिख लिया था ना, एक नोट डालना और लिखना केरा और पोरा। ये बुवाई के तरीके हैं। किसके तरीके हैं? बुवाई के तरीके, केरा और पोरा। क्या चीज है केरा और पोरा में? क्या डिफरेंस है बताओ, कौन बताएगा? केरा में पैरों से? वो तो बेटा अलग चीज है कि पालको पलेवा, वो तो अलग चीज है। तो कीप तो पोरा में लगाते हैं। केरा में क्या करते हैं, जैसे कि आगे आगे हल चल रहा है ना, तो उसके पीछे पीछे कोई आदमी जा रहा है, हाथ से बीज डालते जा रहा है, मिट्टी से पैर से सही करते जा रहा है, तो क्या होगा? केरा। पोरा मेथड में क्या करते हैं कि जो मिट्टी के अंदर आपका पोर्शन जाता है ना सॉइल का, जैसे कि मान लीजिए सॉइल का पोर्शन मिट्टी के अंदर, ये हल्का पोर्शन यानी मिट्टी के अंदर जा रहा है, तो उसमें ऊपर कीप लगा देते हैं और पाइप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पाइप। तो वो जैसे जैसे आगे आगे चलता जाता है, वो दाना उस पाइप में डालते रहते हैं, अंदर आगे आगे चलता जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये बहुत पुराना मेथड है ना, ताकि बीज बिल्कुल लाइन में गिरे। ठीक है, ऐसे कीप बना के देख रहे हो, ये कीप जो पीछे चल रही है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, ये पोरा मेथड है। कौन सा मेथड है ये? पोरा। ठीक है, और केरा मेथड में क्या करते हैं? हाथ से सीधा। ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से हैं? ये देखो। ठीक है, ऐसा भी होता था, देखो। ये जो अभी अपने बात हो रही है भैया, अपन मशीन सीड ड्रिल वगैरह ये सब लेके आए हैं। पहले किसान ऐसे बना लेता था खुद ही। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये पौरा विधि। कौन सी विधि हो गई? और कैरा में क्या करते हैं? हाथ से, यंत्र के पीछे पीछे। लिखो इसके अंदर, लिखो हाथ से बुआई करना, यंत्र के पीछे चल के। यहाँ यंत्र में पाइप व कीप लगाकर बुवाई करना। तो यहां भी बुवाई हाथ से ही होगी, है ना, पर यंत्र में पाइप या कीप लगाकर करते हैं बुवाई, है ना।
समझ तो आ गया क्या है आपके में? कैरा के अंदर क्या करेंगे, आगे आगे वो काम मिट्टी को ओपन करते हुए जाएगा, खोलता हुआ जाएगा, हाथ से अपन इसे डालते जाएंगे, पैर से बंद करते जाएंगे। और ये ना वहाँ जनरली सबसे ज्यादा आपके अभी भी होता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, अभी भी हो रहा है ये मेथड फॉलो। इवन तो आपके जो एसकेआर यूनिवर्सिटी है ना, वो एमएससी पीएचडी वाले इस मेथड से बुआई करते हैं, पौरा विधि से बीज डालते रहते हैं, आगे चलता रहता है हल। क्यों? क्योंकि इजी इसलिए रहता है, मिट्टी रेतीली है ना, कैसी है मिट्टी, लाल या रेतीली जैसी मिट्टी है, तो उसमें आसानी से हल चला जाता है ये। जो हैप्पी सीडर है, जनरली अगर आपसे पूछा जाए कौन से फसल चक्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, कौन से फसल चक्र में सबसे ज्यादा उपयोग लिया जा रहा है, तो धान व गेहूं। कौन सा? ठीक है, जो लिख लेना, हैप्पी सीडर का उपयोग कौन से फसल चक्र हेतु करते हैं? धान गेहूं फसल चक्र। हैप्पी सीडर का उपयोग धान गेहूं फसल चक्र, धान गेहूं फसल चक्र। ठीक है, अब आपने वो लिख लिया था, अब ये लिख लो एमबी हल। कूड़ का आकार कैसा होता है? एल शेप है ना, ये ऊपर है। माउल्ड बोर्ड, एमबी की फुल फॉर्म तो पता है ना आप लोगों को? माउल्ड, MOULD बोर्ड। ये मृदा को काटने के साथ साथ पलटता भी है, इसका उपयोग हरी खाद को मृदा में पलटने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने FIRB मेथड सुना है क्या? सुना है ना, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। वो भी टीलेज का ही टाइप है, इसलिए उसके बारे में लिख लेंगे। डन। ठीक है, ये लिखो, डिस्क हल में डिस्क कोण होता है 42 से 45 डिग्री, और टिल्थ कोण होता है 15 से 25 डिग्री। नोट डाल के लिखते चलना है अलग अलग पॉइंट में। है बेटा, नोट डाल के लिख दो, 3 डाल के लिखो क्या। फिर
आप आगे देखोगे नोट डाल के एक मेथड लिखा हुआ है FIRB विधि। ये भी एक बेटा टीलेज का ही टाइप है या बुआई की विधि है, हम कह सकते हैं। इसको उपयोग करने से लगभग 25 से 40% इनपुट की बचत होती है। इनपुट में मैं क्या कह सकता हूं, उर्वरक, बीज, इन सभी की बचत कितनी होती है, लगभग 25 से 40%। जैसा कि अपन को बताया कि गेहूं की लगभग जो बीज दर है वो 120 तक चली जाती है ना। अगर देरी से बुआई है इनकी अपन बात करते हैं तो 120 तक बीज दर कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा ही उपयोग में लेते हैं। अगर FIRB विधि उपयोग में लेंगे, कौन सी विधि, अभी फोटो दिखा दूंगा मैं आपको, समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए गेहूं की बीज दर कितनी है, 75 kg पर हेक्टेयर। तो आप समझ गए बीज की बचत हो रही है कि नहीं हो रही। जेट का क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन है जेट का कि FIRB विधि द्वारा गेहूं की बीज दर, अगर गेहूं की बुआई करनी है तो बीज दर कितनी रहती है, 75 kg। कितनी kg, और इनपुट की बात आए कितना इनपुट बचता है, 25 से 40%। जिसका एग्जाम्पल आप देख लो, गेहूं की बीज दर क्या होती है भाई, ठीक है। तो कितना बीज दर काम आ रही है, 75 kg, तो बच गया। अब कैसे बचता है अभी फोटो से समझ में आ जाएगा, ये लिख लो एक बार। टीलेज को आज ये समाप्त करके अपन फिर आज ही इसी क्लास में चालू करेंगे वीड। हो गया डन। ये आपको दिखाई दे रही, ये है FIRB विधि। कौन सी विधि, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। आपको यहाँ सिंचाई कहां हुई दिख रही है, नालियों में, फरो में। फरो इरिगेटेड यानी कि सिंचाई कहां होगी, नालियों में। रेस्ड यानी कि उठी हुई, रेस्ड का मतलब क्या होता है, उठी हुई। और बेड यानी कि क्यारी, आपको क्यारी उठी हुई दिख रही है क्या, क्या बेनिफिट होगा बताओ, बीज दर बच गई। तो बीज दर अपन ने कम लगाई तो सर उपज ज्यादा कैसे मिल रही है, उपज इक्वल कैसे मिल रही, क्यों, क्योंकि यहां आपके खरपतवार क्या होते हैं, कम। क्यों, क्या खरपतवारों को पानी मिलेगा तो खरपतवार उगेंगे, जब ऊपर पानी जा ही नहीं रहा तो खरपतवार कहाँ उगेंगे। समझ आ रहा है क्या, पानी कहाँ जा रहा है, नाली में जा रहा है। खरपतवार उगते कब है आप ये बताओ, जैसे बारिश आती है भूमि तुरंत उग जाते हैं, या अपन पानी देते हैं उसके बाद तुरंत उग जाते हैं। लेकिन जहां अपन पानी ऊपर दे ही नहीं रहे, कहां दे रहे हैं, बगल में। तो बगल से पानी जा सकता है क्या, वहां जा सकता है, बिल्कुल। कहां जा सकता है, यहाँ। और इस पे अपन को याद रखना है कि जो अपन खरपतवार की बात करते हैं, फसल की बात करते हैं, हर्बिसाइड के स्प्रे की बात करते हैं, तो जो फसल का जो अपना बीज होता है वो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर तक मिनिमम रहता है, और खरपतवार का होता है 1 से 2 सेंटीमीटर तक। तो अपन स्प्रे करते हैं जो कौन सा, प्री इमरजेंस। तो ये वाले हर्बिसाइड जो है ऑलरेडी मर जाते हैं। तो ये मेथड जो है, इस मेथड पर काफी रिसर्च हुई है, बहुत अच्छा मेथड है, और इसके पेपर जो है बहुत अच्छी जनरल में जा रहे हैं। ये अच्छा मेथड है। अगर बुआई की बात करें, देखो ऐसे बनाया जाता है अलग से, ये देख रहे हो, ये है फरो इरिगेटेड रेस्ड विधि। बीज दर तो ऑटोमेटिकली कम होगी, आपको लगे पता चल ही रहा है। ये क्वेश्चन बस याद रखना, बीज दर वाला जेट का क्वेश्चन है, इसलिए लिखा रहा हूं मैं, है ना। ये चीजल प्लो जहां लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था गहरी जुताई के काम आता है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर तक लगभग लिखा रखा है, आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सीड्रिल का कुछ याद नहीं रखना, ये पढ़ाई दिया आपको। हाँ, ये लिख लो, कृषि यंत्रों का शहर क्या है, लुधियाना। हाँ देंगे, 10 मिनट का ब्रेक देंगे, 2-4 मिनट बाद देंगे। क्लास वापस लगाऊंगा मैं, है ना, ऑनलाइन वाले बच्चों। अभी क्लास बंद करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के वापस लगाऊंगा।
ज्यादा चीजें मत लिख लो, गिनी चुनी चीजें लिख लो खाली। कृषि यंत्रों का शहर कौन सा है? लुधियाना। अब देखो, प्राथमिक और द्वितीय भूप्रस्खलन में मैंने आपको कितने तौर तरीके बता दिए, कितनी परिभाषा बता दी। ये भी अपने आप में एक परिभाषा है प्राथमिक और द्वितीय की। ये कटाई के बाद प्रथम क्रिया 15 सेंटीमीटर से तक अधिक गहराई पे अगर जुताई की जाती है तो वो किसके अंदर आता है? और कम करते हैं तो किसके अंदर आता है? द्वितीय। तो कितने पैमाने हैं प्राथमिक और द्वितीय भूप्रस्खलन को परिभाषित करने के, है ना? वो तो अपने आधार पर जितना अपन डीप जाए। ये लिख लेना, बीज शहर कौन सा है? जालना, महाराष्ट्र। और सर्वाधिक मशीनीकरण कौन सी फसल में उपयोग आता है? गेहूं में। तो ये भी आप लिख लेना, गेहूं का मशीनीकरण सूचकांक। दोनों पॉइंट लिख लो बच्चों, ये वाले, ये और ये। ठीक है। और जब बीज पढ़ाएंगे तो वहां बुआई की विधि वहां पढ़ा दूंगा मैं, ज्यादा नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग, डिबलिंग और ड्रिलिंग, 5 विधि है, कोई नहीं पूछता उनको। डन। बीज शहर जालना, महाराष्ट्र। और मशीनीकरण सूचकांक सर्वाधिक कौन सी फसल का? गेहूं। मशीनीकरण सूचकांक सर्वाधिक कौन सी फसल का? गेहूं। चेंज कर लूं? ये बच्चों 3 पॉइंट और मेरे कहने पे लिख लो बस, ये वाले, ये है ना। ये आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर कोई पूछ ले तो, कि एक मानव की एनर्जी कितने बराबर? 0.1 हॉर्स पावर। एक बैल कितना? 0.5। तो एक जोड़ी कितना हो गया? 1 पॉइंट लग जाएगा ना जीरो के बाद। ये खत्म हुआ अपना टीलेज। क्या हो रहा है, ऐसा पढ़ाई थी, हाँ ठीक है। ठीक है भैया, इस फाइल को अलग सेव कर देते हैं। चलो अभी क्लास वापस स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में।